आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूहान वुल्फगैंग वॉन गोथा। देखिए, गोथा या गोथा या गोएथ, ठीक है। एक्चुअली में इनका नाम प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत आती है, बट इनको गोथा बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं इनको गोएथ बोलूंगा, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअल में इनका जो प्रोनाउंसिएशन है इनके नाम का, वो गोथा है। कौन है ये ऑथर? जर्मनी के जो बेहतरीन ऑथर्स हैं, या जर्मनी छोड़िए, दुनिया के जो बेहतरीन ऑथर्स हैं उनमें इनको गिना जाता है। इन्होंने लाइफ लेसन्स दिए। ये साहित्यकार थे, साथ ही साथ जॉब भी करते थे। इन्होंने अपनी राइटिंग से हमको बहुत कुछ सिखाया। प्यार की डेफिनेशन दे दी। इन्होंने बोला भैया इतना भी प्यार मत करो कि प्यार में अंधे हो जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली प्यार में धोखा ही मिलता है। तो समझ रहे हैं, रियल लव एक्चुअली रियल है ही नहीं। तो हम इनके वर्क्स की बात करेंगे, जो मैंने पढ़े हैं, कुछ चुनिंदा वर्क्स की बात करेंगे, ठीक है। और इनकी बायोग्राफी देखेंगे। बहुत ही शानदार इन्होंने लिखा है, ठीक है। इनका करियर जो है वो शानदार रहा है, और ये हमको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। हम उसको जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इन लेक्चर्स का पर्पस ये तो होना ही चाहिए कि आपको बहुत कुछ पता चल रहा है। साथ ही साथ ये लोग जो बताते हैं ना, ये महान आत्मा है। ये लोग जो आपको बताते हैं, बता के गए हैं, वो आप फॉलो कर सके, ठीक है। अब इनकी राइटिंग्स थोड़ी टफ है, इसीलिए मैं आसान शब्दों में आपको बता देता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिडर्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी का स्मार्ट कोर्स हमने लॉन्च किया, आप इसको स्टडी आईक्यू ऐप से बुक कर सकते हैं। ईएमआई पे ही अवेलेबल है, और ये 20 जून तक ऑफर जो है वो बढ़ गया है, ईएमआई वाला। तो आप ईएमआई पे इस कोर्स को ले सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें तो जर्मनी में पैदा हुआ। अब देखिए, जर्मनी जर्मनी था ही नहीं। 1871 में जर्मनी यूनाइट हुआ है, ये मैंने आपको बताया था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, और स्टडी आईक्यू पे भी सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है। गौरव सर ने उसको कवर किया है, और मैंने बिस्मार्क की बायोग्राफी कवर की है, ठीक है। तो 40 मिनट का लेक्चर है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ऐसा है कि अगर आप 1749 का मैप देखोगे, तो जर्मनी है ही नहीं। जर्मन स्टेट्स हैं छोटे छोटे, 300 से ज्यादा स्टेट्स में जर्मनी बटा हुआ था। ऊपर प्रूसिया था, नीचे ऑस्ट्रिया था, बीच में जर्मन स्टेट्स थे। तो वहां पे ही गोएथ का, यानी कि गोथा का जन्म हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे ये। 1749 में जन्म हुआ। इनके पिताजी योहान कैस्पर गोएथ। अब इनके पिताजी जो थे, काफी पढ़े लिखे, लॉ की पढ़ाई की थी। अब देखिए, वैसे तो इनके पिताजी और इनकी माताजी के काफी बच्चे थे, ठीक है। शुरुआत में इनके बच्चे हुए, बट वो जिंदा नहीं रहे। यूहान गोथा और इनकी जो बहन थी, वही जिंदा बच पाई। देखिए, उस समय वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी। आज जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको एक के बाद एक वैक्सीन लगाई जाती है, ताकि क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं तो आप बहुत वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। और मरने का खतरा होता है, तो इसीलिए एक के बाद एक वैक्सीन लगाई जाती है। इसीलिए बच्चे आजकल बच भी जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। बहुत सारे बच्चे, अगर 10 बच्चे हो रहे हैं तो उसमें से 6-7 मर जाते थे, है ना। और 3 ही बच पाते थे। 3 मतलब 2-3। यही हुआ इनकी फैमिली के साथ। यूहान गोथा और इनकी जो बहन थी वो बच गई। और उसके बाद इनके पिताजी काफी एम्बिशियस थे। जो इनके पिताजी नहीं कर पाए, चाहते थे कि मेरा बेटा करे। तो इन्होंने अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। यहां तक कि उस समय जो प्राइवेट ट्यूटर्स थे, ठीक है, बड़े महंगे पे मिलते थे, काफी पैसे देने पड़ते थे। इन्होंने, इनके पिताजी ने एक प्राइवेट ट्यूटर लगवा लिया था गोएथ के लिए। और सबसे पहले गोएथ ने लैंग्वेजेस सीखना शुरू की। जर्मन सीखी इन्होंने, फ्रेंच सीखी, हिब्रू सीखी, इंग्लिश सीखी, सारी लैंग्वेजेस सीखी, सब पे महारत हासिल की। साथ ही साथ राइडिंग और फेंसिंग के भी लेसन लिए इन्होंने। और लिटरेचर इनको बहुत ही ज्यादा पसंद था, ठीक है। और पपेट शो, कठपुतली का जो शो होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा देखते थे, ठीक है। लेकिन जो साहित्यकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो नेचर से बहुत प्रभावित होते हैं। गोएथ भी नेचर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ये तो बोलते हैं भैया घूमो, ट्रैवल करो, ट्रैवल एक थेरेपी है, ट्रैवल एज अ थेरेपी लो। अभी हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बताया है। अब हम ये देखते हैं कि लिटरेचर में तो इंटरेस्टेड है, बट पहले तो तुमको पढ़ना है। तो इन्होंने पढ़ाई पूरी की। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, जब भी मैं जर्मनी के बारे में, जर्मनी पे लेक्चर लेता हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि पहले जर्मनी जो था, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर पढ़ने की जगह थी, वो थी जर्मनी। जर्मनी में बहुत कमाल की यूनिवर्सिटीज थी।
उसमें से एक थी लीप्जिग यूनिवर्सिटी। ठीक है, लीप्जिग यूनिवर्सिटी में इन्होंने लॉ की पढ़ाई की 1765 से लेकर 1768 तक। अब गोयत जो थे, गोयत को बहुत बार प्यार हुआ है और बहुत बार प्यार में इनको धोखा मिला है। ठीक है, कई बार इनका दिल टूटा है और वो इन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा। देखिए, रोमांटिसिज्म की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन गोयत की जो राइटिंग्स हैं वो रोमांटिसिज्म से थोड़ी हटी हुई है। बट यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो रोमांटिसिज्म की शुरुआत होने वाली थी, जिससे लोग इनलाइटेंड हुए, लोगों ने इन राइटिंग्स को हाथों हाथ लिया, लोगों ने प्यार को समझा, प्यार का महत्व समझा, इंसानियत को समझा, ये जो रोमांटिसिज्म है ये पूरे यूरोप में अभी फैलने वाला था। गोयत की राइटिंग्स ने स्पार्क का काम किया, चिंगारी का काम किया। बट हम इनकी राइटिंग्स को पूरी तरीके से रोमांटिसिज्म नहीं बोल सकते। क्यों भैया? ट्रेजिक है ना। रोमांटिसिज्म क्या है? ठीक है, श्रृंगार रस से भरपूर, लेकिन इनकी कहानियां तो ये बोलती हैं कि भैया प्यार इतना भी मत करो कि पागल हो जाओ, रियल लव एक्चुअली में है ही नहीं। ठीक है, अभी हम उसकी बात करेंगे जब हम इनकी कहानी को समझेंगे। दो मैं फ्रॉस्ट समझाऊंगा यहां पे, एक, और दूसरा द सॉरो ऑफ वर्दर। ये दो चीजें मैं जब समझाऊंगा जो इन्होंने लिखा है, एक प्ले है और एक नॉवेल है, इसको जब मैं समझाऊंगा तब आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो भैया 1768 में इनको हो गया प्यार एना कैथरीना से। और एना कैथरीना से प्यार, हालांकि ये प्यार जो है वो परवान तो बहुत चढ़ा, लेकिन ये प्यार पार नहीं पा पाया। ठीक है, और उसके बाद ये बीमार पड़ गए, पढ़ाई छोड़ के वापस आ गए। ठीक है, अपने घर पे ही आ गए, घर में थोड़ी देर रहे। अच्छा, एक चीज और बताऊं कि देखिए, लिखते तो बहुत बढ़िया थे ही, तो इन्होंने एना कैथरीना के लिए खूब सारी पोएम्स लिखी थी। ठीक है ना, खूब सारी पोएम्स लिखी थी। बट वही है ना कि प्यार जो है वो इनके बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए। दोबारा ये अपने घर आ गए, फ्रैंकफर्ट आ गए। फ्रैंकफर्ट में कुछ टाइम रहे और फिर इन्होंने सोचा कि अब जो मैं पढ़ाई छोड़ के आया हूं उसको कंप्लीट कर लेता हूं। तो इस बार ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग गए। ठीक है, वहां पे इन्होंने पढ़ाई पूरी की और अल्टीमेटली 1771 में 1771 में इनको एकेडमिक डिग्री मिली और भैया ये हो गए लॉयर। इन्होंने अपनी फर्म बना ली, लीगल प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि लीगल प्रैक्टिस तो उन्होंने करनी शुरू कर दी, साथ ही साथ लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट छोड़ दिया इन्होंने 1772 में। ठीक है, एक दो साल इन्होंने प्रैक्टिस की, एक दो साल लोगों के केस लिए, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, फिर ये लिटरेरी वर्क्स में बिजी हो गए। 1774 में इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट किताब, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, द सॉरोज ऑफ यंग वर्दर जो लिखी। ठीक है, ये किताब इतनी कमाल की है दोस्तों, बहुत ही ट्रेजिक नॉवल है। मेरा तो मूड खराब हो गया था। ठीक है, बड़ा ही ट्रेजिक नॉवल है ये, नॉवल क्या किताब है बेसिकली। ठीक है, मतलब वही नॉवल। अब इसमें क्या है, इसमें वन साइडेड लव के बारे में बताया गया है ना। वन साइडेड लव में आपको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना। द सॉरोज ऑफ द यंग वर्दर नाम ही है ना, द सॉरोज ऑफ द यंग वर्दर का दुख कितना ज्यादा है। एक इतना बेहतरीन लड़का प्रोटैगनिस्ट वर्दर, जिसको प्यार हो जाता है शार्लोट। अब यहां पे बताया गया है कि इनकी जो ये कहानी है, ये इनकी लव स्टोरी जो थी ना एना कैथरीना से, इस पे बेस्ड है। ठीक है ना, गोएथ ने जो एक्सपीरियंस किया, देखिए आमतौर पे एक लेखक जो एक्सपीरियंस करता है उसी को ही किताब में उतार देता है। ठीक है ना, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो तो सॉरोज ऑफ द यंग वर्दर, ये इतनी ज्यादा हिट हुई, ये ट्रेजिक थी। और भैया देखिए, इंग्लैंड का जो साहित्य है ना वो ट्रेजिक है ना। यूरोप में जो वहां पे जो लिटरेचर लिखा जाता है, देखिए आप वहां की मूवीज अगर आप देखें, गेम ऑफ थ्रोन्स देखिए, गेम ऑफ थ्रोन्स जो है वो ट्रेजिक है भैया। मूवीज क्या है, मूवीज सब किताबों पे ही तो बनी होती है ना, मूवीज भी एक तरीके का साहित्य है। ठीक है, तो पहले थिएटर था नहीं, तो सब किताबों से ही काम चलाते थे। भारत का जो साहित्य है वो बिल्कुल अलग है। भारत का जो लिटरेचर है ना वो ट्रेजिक नहीं है। अगर भारत में ट्रेजिक मूवी बना दें, गेम ऑफ थ्रोन जैसी सीरीज बना देना, अब चलने लगी हैं, लेकिन अगर भारत में ऐसी मूवी बन जाए तो चलेगी ही नहीं, पिट जाएगी पहली ही बार। अगर भैया जब भारत में हम मूवीज देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब एंड होगा, जैसे अमिताभ बच्चन, जब एकदम क्लाइमैक्स आएगा, यहां पे हीरो लड़के अपनी हीरोइन को बचा के ले जाएगा और हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन यहां पे क्या होता है, मतलब ये ट्रेजिक एंडिंग नहीं होगी। मतलब हीरो सब कुछ ले जाएगा, हीरो आखिरी में विलन को हराएगा, हीरोइन को ले जाएगा, हर कोई तालियां मारेगा। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है, वहां का साहित्य अलग है, वहां पे हीरो मर जाएगा, विलन को सब कुछ मिलेगा, ट्रेजिक एंडिंग। समझ रहे हैं ना। और भारत में अगर ऐसी साहित्य बनने लगे तो लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे। तो हमारा साहित्य और उनका साहित्य बिल्कुल अलग है। ठीक है, वहां पे जो आप देखते हैं कि जो सीरीज बनती है, जो वेब सीरीज होती है, मैं काफी इसमें इन्वॉल्व रहता हूं, वेब सीरीज मैं काफी देखता हूं। ठीक है, और मूवीज का तो मुझे बहुत शौक है ही। तो वहां पे ट्रेजिक स्टोरीज होती हैं, लेकिन इंडिया का साहित्य अलग है। इंडिया में जो मूवीज बनेंगी ना उसमें भैया देखो क्लाइमैक्स बढ़िया होना चाहिए। अब हालांकि लोगों का टेस्ट बदल रहा है
और जो ट्रेजिक मूवीज है उनको इस समय काफी क्या कहते हैं कि मतलब काफी ज्यादा उनको सराहा जा रहा है। जैसे अनुराग कश्यप हमारे एक डायरेक्टर है, वो ट्रेजिक मूवीज बनाते हैं एक तरीके से, ठीक है, तो उनकी मूवी को काफी सराहा जाता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर कितनी बड़ी हिट हुई है ना, वो एक ट्रेजिक मूवी है। अगर आप देखो उसमें आखिरी में सरदार खान और उनकी पूरी फैमिली तो मरी जाती है। क्या मैं कहां चला गया, कहां से, एनीवे तो मेरा कहने का मतलब था कि वहां का जो साहित्य है ना वो बहुत समय से वो ट्रेजिक साहित्य है एक तरीके से, ठीक है। तो भैया जो सोरोज ऑफ द यंग वर्दर है ये भी बहुत ट्रेजिक है ना। तो भैया अब क्या है कि इन्होंने जब 1774 में किताब लिखी, गजब सक्सेस हुई, एक रातों रात सक्सेस। नेपोलियन ने 7 बार किताब पढ़ डाली थी और नेपोलियन ने बोला इससे बढ़िया तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। पता नहीं उन्होंने 7 बार पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, कि ऐसे ही बोल रहे थे, लंबी लंबी छोड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस किताब को पढ़ा और बोला कि क्या कमाल की किताब है। हाथों हाथ बिकी, खूब किताब बिकी, हर जगह अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश हुई, लेकिन इनको पैसे नहीं मिले। गोयत को पैसे नहीं मिले, क्यों? क्योंकि भैया उस समय कोई कॉपीराइट लॉज नहीं थे ना। देखिए आपने कुछ लिखा वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर कोई उसको छापेगा तो उसको जेल हो जाएगी। आपका नाम मतलब अब तो काफी प्रमोशन इवेंट्स भी होते हैं कि अगर आप किताब लॉन्च कर रहे हैं तो बाकायदा उसको प्रमोट करेंगे, बड़े बड़े स्टार्स आते हैं और बेसिकली सब ऑनलाइन होता है तो सबको पता रहता है कि आप इसके ऑथर हैं। उस समय ऐसा नहीं था, इनकी किताब के पायरेटेड वर्जन बन जाते थे और कॉपीराइट लॉस तो थे नहीं। तो गोयत के नाम से जो इन्होंने सोरोज ऑफ यंग वर्दर लिखी, इस नाम से बहुत लोग किताब बेचते थे। तो इससे होता क्या था, सक्सेस तो मिलती थी लेकिन पैसा नहीं आता था, पैसा उनको जाता था जो पायरेटेड वर्जन बेचते थे, ठीक है। तो भैया घर तो चलाना है, तो 1775 में मतलब फिर से इन्होंने लॉ की जो नौकरी ली, लेकिन 1775 में हम ये देखते हैं कि सोरोज ऑफ यंग वर्दर ये जो है, हो सकता है मैं थोड़ा सा नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। भैया देखो जर्मन फ्रेंच रशियन नाम मुझसे लिए नहीं जाते है ना, तो जो लेता हूं वो आप उसी से संतोष करिए, ठीक है, क्योंकि ना ही मुझे जर्मन आती है, ना ही फ्रेंच, ना ही रशियन, हिंदी आती है और इंग्लिश आती है बस। तो अगर हम सोरोज ऑफ यंग वर्दर की बात करें तो ये उस समय के जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने भी पढ़ी है ना, और उन्होंने पढ़ी और उन्होंने क्या किया, इनको बुला लिया अपने कोर्ट में। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, यहां पे एक मॉरल लेसन देते हैं गोयत, ये बताते हैं गेट अ रियल जॉब। देखो राजा के कोर्ट में, राजा के दरबार में गोयत काम कर रहे थे, जैसे आज के आईएएस, उस समय के आईएएस थे गोयत, है ना। राजा के दरबार चीफ एडवाइजर थे, राजा को एडवाइस करते थे। बहुत सारी जो कमीशन, जो वॉर कमीशन थी उसका हिस्सा थे गोयत। आज भी जो आईएएस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कमीशन का हिस्सा होता है, और सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी क्या करते हैं, वो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको एडवाइस करते हैं। सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ये आप समझ रहे हैं, कंपेयर करते चलिए थोड़ा। गोयत को फाइनेंस की, एक्सचेकर, जब राजा का एक्सचेकर छोड़ के गया जिसको पैसे का सब कुछ देखना होता है, तो वो गोयत को जिम्मेदारी मिली। अब जो इंसान पैसे को देख रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के पास पूरी ताकत। वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर हो गए थे गोयत, समझ रहे हैं। एक सिविल सर्वेंट थे, 30 साल तक, 30 क्या 40 साल तक का उम्र इन्होंने ये जॉब की। अब यहां पे गेट अ रियल जॉब का मतलब क्या है, मतलब ये है, गोयत का मानना ये है कि देखो साइड में चीजें करते रहो लेकिन एक अच्छी जॉब भी होनी चाहिए। जब लिटरेरी वर्क्स में हम इन्वॉल्व होते हैं तो हम सब कुछ छोड़ के लिटरेचर में ही चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन गोयत का यह मानना है जॉब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जितना आपको सिखाएगी उतना आपको कोई सिखा ही नहीं सकता। यही सरकार से इतना ज्यादा गोयत ने सीखा कि बकायदा पार्क्स बनवाए, ठीक है। यूरोप में, ये जर्मनी में, जर्मन स्टेट्स में बकायदा पार्क जो है वो गोयत ने बनवाए। ग्रीनरी लाओ और पार्क बनाओ, थिएटर बनवाए, नेशनल थिएटर बनवा दिया गोयत ने। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सरकार के अंदर थे, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे, इनको पता था कि कैसे चीजों को सही करना है, और वो इन्होंने अपनी राइटिंग्स में भी बताया। तो गोयत कहते हैं कि ये तो हैंड इन हैंड चलते हैं। अपने पास एक बढ़िया जॉब रखो, ऐसा नहीं है कि अगर आपको लिटरेचर में जाना है या आपको कुछ करना है तो आपको अपनी जॉब छोड़नी है। आप दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हो। लेकिन उस समय का जमाना अलग था, आज का जमाना बहुत अलग है, ठीक है। तो जमाने के साथ हमको बदलना चाहिए, तो ये चीज आप समझे, तो ये बताते हैं गोयत। उसके बाद हम ये देखते हैं कि काफी वक्त तक, मतलब काफी वक्त क्या, ये यहां पे राजा के लिए काम करते रहे। फिर 10 साल बाद ये बोर हो गए, ये जर्मनी से बोर हो गए और ये परेशान हो गए। वही वेदर, वही खाना, वही लोग, चलो घूमने चलते हैं। गोयत का दूसरा मॉरल लेसन, ट्रैवलिंग एज अ थेरेपी। गोयत चले गए इटली घूमने चले गए और 2-3 साल तक इटली घूमे। इटली तो बहुत ही खूबसूरत है ना।
इटली घूमे, और जहां जहां घूमे इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड किया। ये डायरी लेके जाते थे जिनको इटालियन जर्नीज के नाम से पब्लिश किया गया बाद में। और ये जो इनकी डायरी थी ना, ये आज भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। जिसको घूमना है भैया, इनके एक्सपीरियंसेस पढ़ लो। बाद में बहुत सारे जर्मन लोग इनके एक्सपीरियंसेस पढ़ के घूमने निकल गए। ये बताते हैं जो जर्नीज होती हैं, जब आप एक्सप्लोर करते हो तो आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, आउटर ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। जब आप एक्सप्लोर करते हो, जब आप अकेले जाते हो कहीं पे एक्सप्लोरेशन पे निकलते हो, तब जो चीज मिसिंग होती है ना, कभी कभी हमको लगता है ना कि कोई चीज हमारी लाइफ में मिसिंग है, वो आपको पता चल जाता है। तो घूमो, एक्सप्लोर करो। लेकिन अब यहां पे एक और चीज आती है, पैसा भी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मैं ये नहीं मानता। देखिए, अगर आपको घूमना है तो आप बिना पैसे के भी घूम सकते हैं। भारत जैसे देश में तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, बिना पैसे के आराम से घूमिए, है ना। यहाँ पे तो 3rd क्लास का टिकट मिलता है, सस्ते से सस्ते में लॉज आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे, आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गोएथ जो है वो इटालियन पेनिनसुला गए, पूरा इटली घूमे। अब इटली की बात है भैया, देखो कुछ देश ऐसे हैं ना, ईंट भी वहां से निकालोगे ना इटली की, तो उसका भी अलग इतिहास होगा। इटली का जो इतिहास है, पहले रोमन एम्पायर, वो पूरा 2000-5000 साल का इतिहास है। भारत में भी ऐसा ही है। भारत में भी जब आप हेरिटेज सिटी जाएंगे, जब आप स्पिरिचुअल तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, तो गली गली का इतिहास है वहां पे। गलियों में आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग कब किसने बनवाई, इससे क्या कहानी जुड़ी है। ऐसे ही इटली में है। इटली में जो बिल्डिंग्स है, कोलोसियम इटली का, और जितनी भी बिल्डिंग्स है खूबसूरत, उनका अलग इतिहास है। लेकिन गोएथ को इसमें कुछ समझ ही नहीं आया। गोएथ बोलते हैं कि यार ये तो खाली ईंट है, ईंट पत्थर है। और वहां पे गोएथ ने बोला ईंटों से चिल्ला के कि मुझसे बात करो। बात क्यों नहीं करते, ईंट पत्थर मुझसे बात करो, अगर तुम्हारा इतना बड़ा इतिहास है। तो गोएथ को इसमें कुछ खास समझ नहीं आया। हाँ, जो आर्किटेक्चर था वो कमाल का था, जो ग्रीक आर्किटेक्चर था वो कमाल का था। समझ रहे हैं। तो 2-3 साल जो गोएथ ने घूमा, बड़ा मजा आया उनको, ठीक है। और इस चीज ने इनको बहुत ज्यादा डेवलप किया। फिर हम ये देखते हैं कि वापस ये आ गए जर्मनी, वाइमर आ गए, और यहां पे इन्होंने अपनी जिंदगी के जो आखिरी साल है वो बिताए, ठीक है। तो अपनी जो पूरी जिंदगी है इन्होंने वाइमर में ही बिताई। और इसके बाद इन्होंने शादी की अपनी मिस्ट्रेस क्रिस्टियाना वोल्पियस से, जिससे इनसे बच्चे भी हुए। 1823 में फिर एक लेडी से इनको प्यार हो गया। गोएथ को बहुत बार प्यार हुआ है ना। 1832 में गोएथ की मृत्यु हो गई हार्ट फेलियर से, ठीक है। अब हम इनके वर्क्स की बात करते हैं। तो सॉरोज ऑफ वर्दर की बात करें तो इसमें क्या है, वर्दर जो है उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है। वो लड़की जो है वो होती है शार्लॉट, बहुत ही खूबसूरत। अब ये लोग क्या करते हैं, हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं। रिलेट करिएगा अपने आप को, हर इंसान इस फेज से गुजरा है। हर इंसान मतलब हर मैक्सिमम, ठीक है। क्या हुआ कि हर किसी ने बहुत अच्छी बात, मतलब दोनों ने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया, डांस किया। डांस करते करते दोनों के पैर टकरा गए, नजरें टकरा गई। तो ये सब कुछ चलता रहा, समझ रहे हैं, सब कुछ चलता रहा। अब ये प्यार में डूब गए, ठीक है। जो वर्दर हैं, मैं कहानी बता रहा हूं, जो सॉरोज ऑफ द वर्दर है, पूरी तरीके से प्यार में डूब गए। शार्लॉट जो थी वो दूसरे इंसान से प्यार करती थी, एल्बर्ट, जो कि उससे 11 साल सीनियर थे, समझ गए। तो अब यहाँ पे जो गोएथ है, अरे सॉरी, जो प्रोटैगनिस्ट वर्दर है, देखिए हो सकता है थोड़ा बहुत मैं कैरेक्टर्स का भी नाम भूल गया हूं, ठीक है। तो जो वर्दर है उसको बड़ा दुख हुआ, और ये वन साइडेड लव था, ठीक है। और बड़ा दुख हुआ कि यार मैं इससे इतना प्यार करता था और इसने मुझे बताया नहीं। कहीं ना कहीं तो शार्लॉट को भी फीलिंग थी, है ना। लेकिन इसका एंड पता है क्या होता है, सुसाइड कर लेता है। जो प्रोटैगनिस्ट है वो सुसाइड कर लेता, मर जाता है। तो बताते हैं कि भैया ट्रू लव इज नॉट रियल। हद से ज्यादा रोमांटिक होना खतरे से खाली नहीं है। तो स्टॉप बीइंग सो रोमांटिक, इतना भी ज्यादा रोमांटिक ना हो कि अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लो। ये एक बहुत बड़ा लेसन है, लेकिन हम लोग अभी भी इस लेसन को मानते नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज इन्होंने अपनी राइटिंग से बताने की कोशिश की है ना। बहुत चार्मिंग नॉवल है ये, इतनी खूबसूरत नॉवल है कि आपको दीवाना कर देगी। लेकिन इसकी एंडिंग बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक है, सुसाइड हो जाता है। उसके बाद गोएथ की और बात करें, गोएथ ने बहुत कुछ लिखा, 10,000 से ज्यादा लेटर्स लिखे इन्होंने। अच्छा हाँ, एक चीज तो बतानी भूल गया, आर्टिस्ट बहुत बढ़िया थे, ड्राइंग इनकी बहुत कमाल की थी, ठीक है। गोएथ कमाल के आर्टिस्ट थे, बहुत ही बढ़िया सीनरी बनाते थे, ठीक है। तो ड्राइंग्स इनकी 3,000 से ज्यादा ड्राइंग जो है वो अभी सर्वाइव है कर रही है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट जर्मन लिटरेरी फिगर ऑफ द मॉडर्न एरा, क्योंकि जर्मन के थे। उसके बाद एक और चीज, जो साहित्यकार होता है वो साहित्य में ही पूरा अपना जीवन बिता देता है, ठीक है। लेकिन गोएथ जो थे वो बोलते थे साइंस एंड आर्ट साथ साथ चलते हैं। अब ये बिल्कुल अलग है, कहां आर्ट कहां साइंस, है ना।
लेकिन गोयत उन चंद ऑथर में से थे जिन्होंने साइंस में भी कमाल का काम किया है। बॉटनी में इन्होंने कमाल का काम किया, मेटामॉर्फोसिस ऑफ प्लांट्स, जो कि 1788 में इन्होंने पब्लिश की थी। उसके बाद हम ये देखते हैं, ऑप्टिक्स में इन्होंने काम किया, कलर्स पे इन्होंने काम किया। इनके इनके जहां पे रहते थे तो घर के पीछे गार्डन था, वहां पे प्लांट्स को स्टडी करते थे। एनाटॉमी पे इन्होंने काम किया। तो आप समझ रहे हैं, इन सब पे ट्रीटाइज लिखी है। तो साइंटिफिक वर्क भी इनके बहुत ज्यादा फेमस है और इंस्पिरेशन साबित हुए हैं। लोगों ने इनके वर्क्स को, जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने ऑप्टिक्स पे काम किया, उन्होंने इनके वर्क्स को पढ़ा। आप समझ रहे हैं। लेकिन इनका जो सबसे बेहतरीन वर्क है वो है फॉस्ट। फॉस्ट जो है, फॉस्ट इन्होंने पूरे जीवन भर लगा दिया, पूरा जीवन इन्होंने फॉस्ट पे समर्पित कर दिया। ये इनके पूरे जीवन की मेहनत थी। 2 पार्ट में फॉस्ट जो है, ये एक ड्रामा है, ठीक है, ये कोई किताब नहीं है, ये एक ट्रेजिक ड्रामा है, अगेन ट्रेजिक ड्रामा, ठीक है। अब एक्चुअली में फॉस्ट 13 घंटे इसको परफॉर्म करने को लगते हैं। मतलब आज भी फॉस्ट अगर परफॉर्म होगा, थिएटर ग्रुप में आप चले जाइए अगर कहीं फॉस्ट परफॉर्म होता हो, ठीक है, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, तो 13 घंटे लगेंगे एक एक सीन को परफॉर्म करने के लिए। आपको पता ही है, जो प्लेज होते हैं उनमें सीन में होते हैं, जैसे पिक्चर में आप देखते हैं ना, 1 सीन 2 सीन तीसरा सीन, क्या बढ़िया सीन था, ऐसे ही थिएटर में, ठीक है भाई। मूवी क्या है, मूवी थिएटर का जो पहले प्लेज होते थे उसका मॉडिफाइड वर्जन है, समझ गए। तो हम अगर बात करते हैं फॉस्ट की, तो फॉस्ट जो है ये भी ट्रेजिक प्ले है, और खुद भी ये पूरा प्ले कभी गोथ ने भी नहीं देखा। 13 घंटे का प्ले है भाई, 13 घंटे बहुत होते हैं अगर पार्ट 1 पार्ट 2 को मिला दिया जाए। पार्ट 1 जो है वो 1808 में आया और पार्ट 2 इन्होंने 1832 में आई गेस पब्लिश किया था, ठीक है। तो पूरा जीवन इन्होंने, जब ये 17-18 साल के थे तब इन्होंने फॉस्ट लिखना शुरू किया था। अब फॉस्ट में अगर बात करें तो यहां पे जो फॉस्ट होता है, ठीक है, मैं कैरेक्टर्स भूल गया, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है। फॉस्ट जो होता है, जो इसका मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, बड़ा ही इंटेलेक्चुअल, बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है, बट उसके पास ना ही प्यार होता है, उसके पास ना ही सपोर्ट होता है, उसके पास ना ही पैसा होता है, जो नॉलेज होती है उसको भी नहीं पता वो कैसे यूज करे। अक्सर लोगों के साथ ये चीज होती है, बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन बहुत बेसिक चीजें उनके पास नहीं होती है। वो ट्रू लव के लिए वो चाहते हैं कोई अच्छा साथी मिले, हम हमारे साथ भी कोई प्यार करे। कई बार ऐसा होता है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे जिनके साथ ये सब कुछ हुआ होगा, समझ रहे हैं। तो फॉस्ट ऐसा होता है। फिर एक होता है डेविल। डेविल बोलता है, भगवान से शर्त लगाता है कि मैं फॉस्ट को, देखो मैं फॉस्ट को रिझाऊंगा और फॉस्ट को मैं बदल दूंगा, ठीक है, मैं जो चीज इसको बोलूंगा वो करेगा, देख लेना। तो फॉस्ट के पास डेविल आता है, शैतान आता है, फॉस्ट को बोलता है तुम्हारे पास जो नहीं है वो मैं दे सकता हूं, तुमको बहुत ज्यादा ताकत दे सकता हूं। एक्चुअली फॉस्ट का दिमाग खराब करने की कोशिश होती है यहां पे, लेकिन यहां पे नैतिकता की बात की गई है, यहां पे मोरालिटी की बात गोएथ ने दिखाई है। फॉस्ट सारी चीज एक्सेप्ट तो कर लेता है जो डेविल बोलता है, लेकिन वो गलत चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो रिलेशंस बनाता है औरतों से, लेकिन उसमें भी नैतिकता होती है, ठीक है। वो पॉलिटिकल, उसको सरकार मिलती है, गवर्नेंस करता है, वो गवर्निंग बढ़िया होती है, लेकिन खराब गवर्नेंस नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि आपके पास ये बेसिकली संदेश दिया है फॉस्ट के द्वारा गोएथ ने, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज आए, जितने भी पावर आए, लेकिन नैतिकता का जो रास्ता है ना वो मत छोड़िए। ये जो 2 वर्क्स हैं ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे, ठीक है। बाकी वर्क्स दोस्तों मैंने इनके पढ़े नहीं है तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।